चलो देखो, कल जो पढ़ाया था वो आवाज नहीं आया ना। कल पढ़ाया था जो आवाज ही नहीं आया था। देखो मैंने बताया तो सब कुछ अच्छे से था। जैसे सबसे पहले हाँ देखा था, सबसे पहले मैंने हिंदी पढ़ाया था। तो हिंदी पढ़ाने से पहले मैंने बताया था हिंदी को ऐसे भी लिखते हो और हिंदी को बिंदी भी करते हो ना। बिंदी का क्या कारण है और बिंदी को नहीं क्यों पढ़ते हैं, कभी न पढ़ते हैं कभी म पढ़ते हैं, ये मैंने बताया था कल। जैसे हिंदी है ऐसे भी लिखोगे तब भी सही है और इसको ऐसे भी लिखोगे तब भी सही है, ठीक। तो ये बिंदी को कभी बिंदी को न पढ़ते हैं और कभी बिंदी को म पढ़ते हैं। जैसे मान लो चंदा लिख दिए न, कंचन लिख दिए तो न पढ़ते हो, बिंदी को न पढ़ते हो। लेकिन जैसे आप कुछ ऐसा लिख लो जिसमें म पढ़ा है न, मंदिर लिख दो तब भी नहीं पढ़ रहे हो। हाँ गंभीर लिख लो, हाँ गंभीर, गंभीर है। तो देखो कुल मिला के कैसे क्या पढ़ा जाता है, इसको न कब पढ़ेंगे कब म पढ़ेंगे डिपेंड करता है इसके बाद वाले आने पे अक्षर पे। जैसे द है, द का अंतिम वर्ण होता है त, थ, द और ध क्या न। तो द का अंतिम वर्ण कौन है, न, इसीलिए इस बिंदी को न पढ़ते हैं। जैसे मंजन आ जाए, मंजन, तो मंजन में म के बाद यहाँ बिंदी को ज वाले वर्ण में, तो च, छ, ज, झ और क्या इया, ऐसे मंजन को इया वाले में लिखते हैं ना, नहीं समझ लो। गंभीर को जैसे झ है तो प, फ, ब और भ, उसके बाद क्या प, फ, ब, भ, म। तो इस गंभीर को हम ऐसे लिखते हैं गंभीर, गंभीर। देखो अब यहाँ न पढ़ के बल्कि क्या पढ़ लिए, म पढ़ लिए। क्यों म पढ़ लिए, क्योंकि ये जो बिंदी है उसके बाद भ है और भ किस वर्ण में आता है, म वाले में, ठीक। जैसे गंगा बताया था आपको, क्या गंगा, तो गंगा ऐसे लिखते हो। इसको संस्कृत में आपको देखोगे तो ग का अंतिम वर्ण, ये ग है, ग का अंतिम वर्ण कौन होता है, क, ख, ग, घ और क्या अंग, घ और अंग। अंग अण में क्या अंतर होता है उसको हम देखेंगे, ठीक। अंग अण में बहुत अंतर है। अब तुम लोगों को अंतर न समझ में आता हो अलग की बात है, एक जगह बिंदी नीचे होता है एक जगह बिंदी बगल में होता है। अब तुम्हें पता है कि नहीं, अगर तुमको वही लगता है तो घुसते रहो वही, समझ गए। जैसे आकाश को हिंदी सरल लग रहा है, अभी अंगा कैसे लिखेंगे अड़ा कैसे लिखेंगे नहीं पता है, तो हिंदी सरल है तुमको ना। कैसे लिखते हो, अंगा यहाँ बिंदी लगाएं कि यहाँ लगाएं, तब क्यों कह रहे थे बहुत सरल है। तो यह गंगा, गंगा में देखो अंगा ऐसे लिखेंगे आधा रहेगा ऐसे, क्यों क्यों अंगा लिखा, क्योंकि ग वर्ण का अंतिम वर्ण कौन है, तो संस्कृत में आपको देखने को मिलेगा। पहले हिंदी में बिंदी को न क्यों पढ़ते मैंने बता दिया। न पढ़ने का कारण है क्योंकि त, थ, द, ध, न, द का अंतिम वर्ण न होता है इसलिए इसको न पढ़ते हैं। अब बिंदी को आप पढ़ना सीख गए कि अगर बिंदी सर के ऊपर है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, न पढ़ेंगे कब, कब पढ़ेंगे म, कब पढ़ेंगे भ, कब पढ़ेंगे सब, वो तो दिया रहेगा। अंगा पढ़ेंगे यहाँ पढ़ेंगे, वो डिपेंड करेगा उसके बाद बिंदी के बाद आने वाले वर्ण का अंतिम वर्ण लिखा जाता है, ठीक। अब अगला आपको बताया था हिंदी के बारे में, हिंदी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले हिंदी के बारे में बताया था। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी अगर कोई पूछे, और 2-3 शब्द भी बताया था जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे उज्ज्वल को आप ठीक से लिखना सीख लो, ये ऐसे रहेगा उज्ज्वल, 2 बार आधा ज रहेगा तब वह रहेगा तब ल रहेगा। श्रृंगार को बताया था ठीक लिखना ऐसे ना, ये ठीक ठीक हम लिख रहे हैं, गलत इसका दिया रहता है न इधर। अतिशयोक्ति को मैंने बताया था अति संयोक्ति होता है ना, हम लोग अतिशयोक्ति पढ़ते इसलिए गलत लिखते हैं। कवित्री को मैंने बताया था कवित्री होता है, कवित्री होता है, ये सब हमने सही लिखा है। इसका गलत कैसे आएगा, ऐसे लिखेगा उज्ज्वल, ये वाला रॉन्ग है और ये वाला क्या है सही है। श्रृंगार को ऐसे लिख देगा, यहाँ एक और मात्रा, यहाँ ऐसे होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी दिया रहता है और आपको यही सही लगेगा। देखने में ये वाले देखने में सही लगेंगे ये वास्तव में, और वास्तव में सही होते हैं
समझ गए? ऐसे ही अतिशयोक्ति आपको ऐसा लगेगा, अतिशयोक्ति ऐसे आधा सा आपको अच्छा लगेगा ना, लेकिन वास्तव में सही होता है पूरा सा। समझ गए? ये सही सही आपको लगेगा ये है, लेकिन सही होता है कौन? ये कवित्री ऐसे आपको सही लगेगा, कवित्री ना, लेकिन वास्तव में ये सही लगेगा, लेकिन वास्तव में सही होता है ये बता दिया था। ये 4 शब्द आप ध्यान रखना। ऐसे धीरे धीरे जब जब मैं पढ़ाता रहूंगा, धीरे धीरे आपको शब्दों का ज्ञान होता रहेगा, कौन कहाँ कैसे लिखेंगे। और जब ग्रामर पढ़ाना चालू, अभी तो इतिहास पढ़ रहे हैं, जब ग्रामर पढ़ाना चालू करेंगे तो कहाँ कहाँ विनती लगता है, कहाँ कहाँ नुक्ते का उपयोग करेंगे, नुक्ते का उपयोग कौन लाया है, अरबी और फारसी में नुक्ते का उपयोग किया जाता है, खड़ी बोली क्या है, ये सब हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। अगर कंप्लीट पढ़ा दिया तब ठीक, और नहीं तो देखना। हाँ बहुत है ना, तुमको लग रहा आसान है हिंदी, हिंदी जिसको लगता है आसान है, अभी देखो समझ में आएगा जब कंप्लीट पढ़ाऊंगा तब। मैं नोट्स देखता हूँ सबका, ऐसी बात नहीं है कि मैं नोट्स नहीं देखता। जिस नोट्स को पढ़ाया गया मैं चाहूँ तो 7 दिन में खत्म कर दूँ हिंदी, केवल 7 दिन में पूरा कंप्लीट हिंदी। नोट्स मैं कल देखा तो मेरे घर के लड़के पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है, जो आते हैं ना ये सब पढ़े हैं। मैं नोट्स देख भी लिया कल, समझ गए? तो जो लिखा है हमने देख लिया, कितना लिखा गया है, क्या है उसमें, इतने में पूरा कंप्लीट। अब मैं हिंदी लिखाऊंगा इतना पूरा, समझ गए? ये हो गया, आपको बता दिया मैंने क्या है, हिंदी कैसे लिखा जाता है, बिंदी का क्या अर्थ रहा, कौन कौन से शब्द सही होंगे। अब हिंदी के विषय समझते हैं कि हिंदी, थोड़ा सा हिंदी के बारे में जान लो। हिंदी जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द। किसका? फारसी भाषा का शब्द। आपसे पहला ही प्रश्न पूछेगा हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। हाँ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा। हाँ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन पहली बार जो आया था ना, पारित हुआ था 14 सितंबर 1949 को, ये पहली बार पारित हुआ था। आपसे पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप डायरेक्ट बोलेंगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। समझ गए? लेकिन अगर पूछ लिया पहली बार कब इसको पारित किया गया था, 14 सितंबर 1949, और अगर यही पूछे कि कब पहली बार मनाया कब गया था, तो 14 सितंबर 1953 को पहली बार मनाया गया था। 1900 यानी आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदी दिवस कब से मनाना चालू किया गया? 14 सितंबर 1953 से मनाना चालू कर दिया गया। लेकिन हिंदी दिवस मनाने की घोषणा कब कर दी गई थी? 1949 में, लेकिन मनाना चालू कर दिए 4 साल बाद। हाँ, चालू किए मनाना कब से? 53 से। यही इसीलिए तो पूछेगा। आप सोचेंगे 1949 से लागू हुआ और चालू भी कर दिए, नहीं, चालू हुआ 4 साल बाद। क्यों? क्योंकि ऐसा इसमें विवाद रहा, इसीलिए हिंदी आज तक राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पाई है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, राष्ट्रीय भाषा यानी पूरे देश में रहे। कुछ लोग मराठी बोलते थे तो कहने लगे कि ये भी होना चाहिए, कुछ लोग गुजराती बोलते थे। ये विवाद वाला कारण है। आप लोग संविधान जब पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे, संविधान में पूरा इसका डिटेल समझेंगे, अनुच्छेद 243 जब पढ़ेंगे ना, हाँ, तो वहाँ आपको देखेंगे सब कुछ। ठीक, हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात आता है, विश्व हिंदी दिवस। कौन सा? विश्व हिंदी दिवस। हाँ, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी फरवरी की लागत चल रही है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को कब मनाया जाता है? हाँ, 10 जनवरी आने वाला है विश्व हिंदी दिवस। जनवरी में आने वाला है विश्व हिंदी दिवस, मनाया जाएगा। देखिए आप लोग आगे हम लोग ये भी समझ लेंगे धीरे धीरे करके। अगर आप भूगोल पूछना पढ़ते हो तो पूछना कि राष्ट्रीय, विश्व में और अंतर्राष्ट्रीय में क्या अंतर है, बता देंगे। है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस में क्या अंतर है, पूछना। विश्व मतलब पूरा विश्व, अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय की बात नहीं कर रहे हैं हम,
अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहे हैं। विश्व का मतलब तो पूरा विश्व, अंतरराष्ट्रीय का मतलब, हाँ, अंतरराष्ट्रीय का मतलब ऐसे देश जिन पर जो कभी न कभी किसी देश के गुलाम रहे हैं उन्हें अंतरराष्ट्रीय कहा जाता है। और विश्व का मतलब पूरे विश्व में जो गुलाम रहा है वो भी, जो नहीं रहा है वो भी। समझ गए? जैसे यूरोप कभी गुलाम किसी का नहीं था, अंग्रेज किसी के गुलाम नहीं हुए, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। अमेरिका भी गुलाम रहा कुछ दिनों तक, भारत भी गुलाम रहा, पाकिस्तान भी गुलाम रहा। पाकिस्तान तो हमसे पैदा हुआ है, इंडिया से पैदा हुआ है ना, 14 अगस्त 1947 को भारत में ही था। म्यांमार भी भारत में था, म्यांमार का वर्मा नाम था। समझ गए? ये सब भारत के ही अंग हैं, बाद में अलग हुए हैं। बांग्लादेश भी भारत का है, ये तो अलग हुए हैं। इसीलिए कभी कभी लोग कहते भी हैं कि भारत अखंड भारत बनेगा। कैसा बनेगा? अखंड माने जो हमारा गया है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार को वर्मा कहते हैं, ये सब मिलेगा, एक दिन आएगा। समझ गए? लेकिन एक दिन आएगा, मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, बस केवल विश्व गुरु का दिखावा है। 5000 का कैमरा नहीं लगा पा रहे हैं न, और हमारे रेल मंत्री अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते हैं। देख रहे हो कैसे आदमी को घसीट के दबाया है। उनके बेटे को अगर कोई कुछ होता है यही तो देखते रेल में हड़कंप कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, बेचारा ऐसे दब के मर गया है। आप लोगों ने देखा नहीं वीडियो? अरे यार, ऐसे आदमी बेचारा उसी में चिपटा हो गया, जैसे दोनों वो नहीं होते हैं, ऐसे दोनों के बीच में बेचारा जोड़ रहा था, ऐसे दब गया है पूरा, एकदम मर गया, उसी में तुरंत मर गया। सोचो अगर यही जगह अगर रेल के विभाग का कोई, रेल विभाग में बड़े मंत्रियों का कोई लड़का होता और दब के मर जाता तो पूरे रेल में क्या मर जाती हड़कंप। आज 5 लाख की गाड़ी खरीदो, 6 लाख की, तो उसमें बैक कैमरा देता है। और हमारे रेल में इतना पैसा आ रहा है, उसके बाद लग नहीं रहा है, और कहेंगे कि कोई विरोध नहीं करे। ये है देश क्या जाएगा आगे? कभी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। अब विश्व गुरु बनेंगे, पहले अपने इंडिया में गुरु बनिए तो विश्व गुरु बनिएगा बाद में। समझ गए? इन बातों पे कोई बात नहीं करेगा, हमारी मीडिया वैसी है, क्या करोगे? देख रहे हो 10 विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा? विश्व यानी पूरे विश्व में जो सेलिब्रेट किया जाए, और अंतर्राष्ट्रीय माने ऐसे देश में जो सेलिब्रेट किया जाए जो क्या हो न, जो गुलाम कभी न किसी देश के गुलाम रहे हों। समझ गए? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस विश्व। किस लिपि में हिंदी लिखा जाता है? तो हिंदी की जो लिपि होती है, हिंदी की लिपि होती है कौन सी? देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि किस लिपि से ली गई है? हाँ, ब्राह्मी लिपि। ज्यादातर ब्राह्मी लिपि से ही सब आए हैं, ब्राह्मी लिपि। ठीक, ये है। समझ गए? ब्राह्मी लिपि। जैसे आप वो पढ़ते होंगे पंजाबी, तो गुरुमुखी लिपि, पंजाबी किस उसमें लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। ऐसे ही ये किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ठीक, लिपि पूछ लेगा तो बता लोगे। और हिंदी में आप देख लो, ये हिंदी की जो बेसिक जानकारी मैं बता दे रहा हूँ। हिंदी के ग्रामर के ज्ञाता को, व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं ना? व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? वैयाकरण। एक शब्द में कहते हैं, एक शब्द का मतलब समझते हो? वैयाकरण। व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। हाँ, जैसे ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, उसे क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। पत्नी मर गई हो तो पति विधुर कहलाता है, और पति मर गया है तो पत्नी विधवा कहलाती है। विधवा और विधुर में अंतर है। जैसे जिसकी पत्नी मरी है वो आदमी विधुर कहलाता है, और जिसका पति मर गया है विधवा कहलाएगा। और जो अगर माता पिता दोनों मर गए तो लड़का अनाथ कहलाता है। अनाथ, जिसके कोई नाथ न हो, यानी भगवान शंकर, तब उसका अनाथों के नाथ कौन है? भगवान भोलेनाथ। नहीं कहते हैं आप भगवान किसके? अनाथों के नाथ हैं, यानी जिसके न तो माता है न तो पिता है, उसके रक्षक कौन होते हैं? भगवान भोलेनाथ। समझ गए? तो ये ज्ञाता वैयाकरण कहते हैं। व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। क्लियर? एक शब्द में इसको कहते हैं वैयाकरण। जैसे कोई पूछे व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, तो वैयाकरण ना। अब ऐसे ही देखो, ये तो हिंदी के बारे में छोटी मोटी जानकारी जो थी मैंने आपको बता दिया।
ठीक। और व्याकरण पे पहली बार किताब लिखने का काम किया था जोशुआ केटलर ने ना, जोशुआ केटलर। ये सब नहीं बताना है आपके यहाँ, बहुत डीप जाना है तो फिर गड़बड़ होगा। और भी है, बहुत सारा है, कामता प्रसाद गुरु हैं, क्या क्या है, बहुत कहानी है। ठीक, इतना पढ़ोगे तो फिर गया, फिर यही पढ़ते रहोगे, केवल साहित्य ही। ठीक, ये व्याकरण के विषय मैंने बता दिया, जो इम्पोर्टेंट चीज था मैंने उसको भी यहाँ बता दिया, सब कुछ बता दिया जो जरूरी था। क्योंकि हमको पढ़ना है अभी साहित्य, ग्रामर नहीं पढ़ना है, इसलिए हम ग्रामर पे ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं। तो अब यहाँ समझ लो BC क्या होता है और AD क्या होता है। देखो ये 0 AD जब जो हमारे यहाँ कैलेंडर चलता है, जो हमारे यहाँ क्या चलता है, कैलेंडर चलता है, वो कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, जिसको अंग्रेजों ने बनाया है। किसने बनाया है? अंग्रेजों ने। हम लोग हमेशा अगर कोई बोले ना तो हम लोग ज्यादातर फॉलो किए हैं अंग्रेजों को। 1 जनवरी को हम लोग अपना क्या मनाते हैं? 1 जनवरी को अपना क्या मनाते हैं? नया वर्ष। जबकि हमारा वो नया वर्ष नहीं है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया वर्ष है। ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजों का नया वर्ष है, लेकिन हम लोग धूमधाम से मनाते हैं नया वर्ष कब? 1 जनवरी। और वास्तव में हम लोगों का नया वर्ष होता है नवमी में, राम नवमी के 1-2 दिन पहले या उसी दिन होता है क्या, शायद मार्च के महीने में ना। क्योंकि हमारा जो शुरुआत होता है कैलेंडर का, वो फागुन महीने से शुरुआत होता है। किससे? फागुन ना। वो आप देखना कैसा होता है हिंदी वाला कैलेंडर। देखो हम लोग भी नहीं जान रहे, सोच लो ये हाल है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतना बढ़िया से कब्जा किया कि इसमें से जितने लोग बैठे हो शायद पूरे 12 महीने का कोई नाम बता पाएगा ना। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुआर, कार्तिक, अगहन, माघ, पूष ना, जो भी उल्टा सीधा है। अब सोच लो, हाँ अब आप लोग जानते होंगे, हो ही सकता है काट लोग। अब सोचो कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतना बढ़िया से कब्जा किया ब्रेन के ऊपर कि हम अपना ही हिंदी भूल गए। सोच लो ये हाल है। हाँ अब ये सोच लो ये हाल है। वही नवमी नहीं, राम नवमी मनाते हो, उसी समय हम लोगों का चालू होता है क्या? नया वर्ष। क्या? नया वर्ष। समझ गए? आप देखना हम लोगों का वही मार्च का महीना नया साल चालू होता है, वही जो फगुआ हुआ आता है उसी समय शायद चालू होता है। देखना आज करके, समझ गए? तो देखो यहाँ 0 AD है, 0 और ये क्या है? 0 AD के पहले वाला BC, AD के पहले वाला डेट क्या कहलाता है? और ये वाला AD के बाद वाला डेट AD ही कहलाएगा ना, एनो डोमिनी। और ये BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट माने जन्म से पहले, जन्म से बिफोर क्राइस्ट। और एनो डोमिनी माने जन्म के बाद, एनो डोमिनी माने हाँ डोमिनी, जन्म के बाद और जन्म के पहले। ये वाला जो है वो जन्म के क्या है? पहले का डेट है। और ये वाला जन्म के पहले वाला डेट घटते क्रम में आएगा। जैसे कभी ईसा मसीह को जन्म लेने को 2000 साल बाकी रहेगा, फिर 1000 साल, फिर 500, फिर माने जन्म लेने को बाकी है, वो दिखा रहा है। समझ गए? तो ये हम लोग जो कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं आज इंग्लिश वाला, वो किसका है? अंग्रेजों का है। किसका है? अंग्रेज, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो हमारा कैलेंडर खुद है ही नहीं। ठीक, हमारा कैलेंडर जो जानते हैं वो पंडित जी जानते हैं, उसी में से वो देखते हैं कि अच्छा ये दिशा इधर से उधर पलट रहा है। उनके पास देखोगे ना हिंदी में लिखा रहेगा, 3 ऐसे लिखा रहेगा। आप देखना उनके जो पंचांग लेके आएंगे कैलेंडर, अपना हिंदी वाला नहीं रहेगा, इसी तरीके का लिखा रहेगा। 4 लिखा रहेगा ना तो ऐसे लिखा रहेगा, समझ गए? 5 लिखा रहेगा तो ये लिखा रहेगा, 6 लिखा रहेगा तो ये लिखा रहेगा, 7 लिखा रहेगा तो शायद 7 ऐसे करके रहेगा, ऐसे। हाँ अरे 9 तो ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहता है, ये 8 ऐसे रहता है। हम जानते हैं, हम लिखे हैं, हिंदी में पढ़े हैं भैया। हो गया 8 ये है, समझ गए? अब हम लोग तो हिंदी भूल ही गए हैं टोटल, समझ गए? तो 8 है, ये 7 है, 6 है, 5 है, 4, 3, 2, 1 और 2 भुंडी वाला रहता है। हम लोगों का 2 कैसा रहता है? भुंडी, समझ गए? ये 1 ऐसे रहेगा, ये है पुराना, समझ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरा हमने लिख दिया। तो इस तरीके से लिखा जाता था।
अब समझ गया एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट। अब हिंदी का विकास कैसे हुआ है, हिंदी का विकास का कालक्रम क्या रहा है, उसको हम देखते हैं। हिंदी के विकास में कालक्रम में चालू हुआ, सबसे पहले कौन आया? संस्कृत। सबसे पहले कौन आया? संस्कृत। संस्कृत से ही दो भाषाएं बनी हैं। संस्कृत देखिए, सबसे पहले संस्कृत बोली गई, संस्कृत। और संस्कृत ही ऐसी भाषा रही जो सबसे पहले भारत में बोली गई। और भारत के जो वास्तविक यानी मूल निवासी होते हैं यहाँ के, वो क्या बोला करते थे? संस्कृत। संस्कृत यानी ये संस्कृत बोलते थे और वो उच्चारण भी किया करते थे। संस्कृत में वेद पाठ होता था ना। पुराने समय में ऋषि मुनि बोलते थे, आप लोग जानते भी होंगे ना। तो ऋषि मुनि किस भाषा का उपयोग करते थे? संस्कृत। संस्कृत ज्यादा समय चलने के बाद ये कठिन हो गई, नियम कानून ज्यादा हो गया, तो आदमी थोड़ा सा इससे घबराए और गांव वाली भाषा, जैसे हम ही लोग हैं अभी ज्यादा गांव, अभी घर पे जाओगे तो ये खड़ी बोली अभी हम बोल रहे हैं, मिक्स बोल रहे हैं, खड़ी बोली और गांव का दोनों मिक्स करके बोल रहे हैं। लेकिन आप घर पे जाओगे तो टोटल आप अपने घर का भाषा बोलोगे। मम्मी खाना लिया हुआ, मम्मी ये बोलोगे ना। हिंदी पूरा थोड़ा सा खड़ी वाला चेंज हो जाएगा ऐसे। तो उसी को लोग क्या किए, कुछ लोग किस में रह गए? वैदिक में, और कुछ लोग लौकिक में। वैदिक वाला थोड़ा सा नियम कानून वाला रहा, वैदिक, और वैदिक वाला नियम कानून का रहा। तो ये 2000 से लेके 2000 BC से लेके 1000 BC तक चला। कितना चला? 1000 BC तक। लेकिन ये जब नियम कानून में बढ़ा तो थोड़ा टफ हुआ। तो टफ हुआ तो लोगों का मोह इससे भंग हुआ, तो अपने भाषा का उपयोग किए, जिसे लोगों के द्वारा बोला गया, जिसे लौकिक कहने लगे। संस्कृत मतलब गुरुजी लौकिक, ठीक। हिंदी का मतलब मैं आपसे पूछूं, क्या बोलोगे? हाँ, हिंदी का मतलब हिंदी। तो संस्कृत का मतलब संस्कृत भाषा है ना यार। भाषा में क्या बताओगे? अब ये लोगों के द्वारा, लौकिक इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसको लोगों ने बोला। जब लोगों ने बोला तो इसका नाम हो गया कौन सा? संस्कृत, लौकिक। ये वाला वेद पाठ किया करते थे जो बड़े पढ़े लिखे विद्वान हुआ करते थे, ये सबके बस का नहीं था। तो लोगों ने अपनी भाषा, जैसे आम बोलचाल की भाषा में जैसे लोग बात करते हैं वैसे बात करना चालू किए। तो कौन सा संस्कृत आया? लौकिक। लौकिक का समय सीमा चला कब से? 1000 से लेके 500 BC तक। अभी BC ही चल रहा है। इसका मतलब समझ पा रहे हो आप? BC का मतलब क्या है? BC का मतलब अभी देखो, अभी ईसा मसीह पैदा नहीं हुए हैं, अभी 500 साल ईसा मसीह को पैदा होने को बाकी है। तब हम लोग क्या बोल रहे थे? लौकिक संस्कृत। इसके बाद संस्कृत के बाद एक नई भाषा आई, पाली। और ये पाली भाषा ज्यादातर जैन धर्म और बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने उपयोग किया। गौतम बुद्ध के ज्यादातर उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं? पाली भाषा में। पाली और प्राकृत भाषा में। पाली और प्राकृत। पाली भाषा चला कब तक? तो 500 BC से लेके 0 AD तक। यानी अब किसका जन्म हो गया? ईसा मसीह। अब देखो डेट बढ़ेगा। अभी तक डेट देखो आप क्या हो रहा था? घटते क्रम में हो रहा था। 2000 से फिर 1000, 1000 से 500, 500 से 0। अब डेट क्या होगा? बढ़ेगा। पाली भाषा भी कुछ दिन बोली गई लगातार, देखो 500 साल बोली गई। 500 से 0 तक यानी 500 साल इधर कवर किया। तो 500 साल बोला गया, तो कोई भाषा 500 साल बोलते रहोगे तो थोड़ा बहुत क्या होगा? टफ होगा। तो जब टफ हुआ तो इसमें भी एक नई भाषा आई, जिसका नाम क्या हुआ? प्राकृत भाषा। कौन सा भाषा? प्राकृत भाषा। अब प्राकृत भाषा कब तक चला? 0 AD से लेकर 500 AD तक। कितना चला? 500 AD। यानी ये भी 500 साल चला। हाँ, तुम गलत लिखे हो तो हम भी गलत लिख दें। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आया। इसके बाद कौन आया? अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा आया। अपभ्रंश कितना चला? तो अपभ्रंश चला 500 से, हाँ 500 AD से लेके 900। कहीं कहीं 1000 देता है, कंफ्यूज मत होना। 900 AD, ये देखो 4 साल चला। इसका मतलब हाँ, संस्कृति वो तो समाज वाली है। संस्कृति यानी संस्कृत हम लिखे हैं, तुम संस्कृति की बात कर रहे हो। तुमको कुछ समझ में नहीं आता, तुम लगता है थोड़ा बहुत भूगोल उगोल पढ़ाए होंगे तो संस्कृत बताए होंगे, समाज बताए होंगे, सभ्यता बताए होंगे, ये सब वही यहाँ लाए हो, घुसा रहे हो। तुम्हारे लिए संस्कृति और संस्कृत में कोई अंतर नहीं है। वहाँ पढ़ाए होंगे समाज किसे कहते हैं,
ना। और सामाजिक विज्ञान क्या है, समाज किसे कहते हैं, तो वही सोच रहे हो यहाँ घुसा दे, हमारा टाइम फिट हो जाए, थोड़ा हम भी पुरस्कृत हो जाए किसी सम्मान से। केबी गुरुजी रहना बता रहे हैं संस्कृत मतलब संस्कार होता है। संस्कृति माने क्या होता है, संस्कृति और सभ्यता आप लोग पढ़ेंगे यार, पूछना सर बताएं भी होंगे जब चालू किए होंगे। संस्कृति किसे कहते हैं, सभ्यता किसे कहते हैं, सामाजिक विज्ञान क्या है, कौन बदलता है कौन नहीं बदलता, संस्कृति बदलता है कि सभ्यता बदलता है, क्या सब ये सब बताए होंगे, कौन बदल जाता है कौन नहीं बदलता। ये यहाँ क्यों घुसा रहे हो, हम ही पढ़ाते तो हम ही बताते वही। बिना मतलब का संस्कृत हम लिखे, तुम कह रहे हो संस्कृति मतलब। अब इसके बाद आया अवहट्ट। अवहट्ट को कुछ लोग नहीं मानते हैं, ये 900 से 1100 रहा। देखो ये बहुत कम समय रहा, इसको कुछ लोग 900 से 1100 भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत कम समय तक रहा। और इसमें एक ही राइटर रहे हैं स्वयंभू, कर देसिल पानी बहुजिल भट्टा मम मनावे मम अवहट्टा, ये बोले हैं। तो इसी में पता चला है कि इन्होंने अवहट्ट भाषा का उपयोग किया है। देसिल पानी बहुजुल भट्टा मम मनावे तम अवहट्टा, वो करके इनका, हाँ मतलब ये इसका मतलब अवहट्ट भाषा में है, समझ गए। तो अवहट्ट भाषा में केवल लिखने वाले कवि कौन रहे, स्वयंभू। और स्वयंभू की कविताएं एक से एक हैं, सब अवहट्ट में है। दो तीन कविताएं हैं जो अवहट्ट में है, आपके यहाँ नहीं है। जब IAS PCS का तैयारी किया जाता है ना, तो वहाँ इन सबको पढ़ना पड़ता है, समझ गए। अब आप पढ़ोगे कभी, हो सकता है जीवन में कभी तैयारी करोगे, जो बोल रहे हैं ये सब होगा, सब आएगा जीवन में काम। आगे अगर आप चाहते हो कोई, अगर मान लो UPSC में जाना चाहते हो, IIT और नीट छोड़ दो। अगर आप IIT और नीट छोड़ करके UPSC का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, चाहे जहाँ को लिख दें। क्यों? क्योंकि बिना हिंदी पढ़े आप इतिहास भी, और इतिहास में जरा भी वहाँ न ये चेक करते हैं कि लौकिक सही लिखा है कि नहीं, वैदिक सही लिखा है कि नहीं, लिपि ऐसे ही लिखेंगे कि लिपि आपको ऐसे लग रहा होगा, आज जाके देखना तुमको ये लिपि सही लग रहा होगा। लिपि ये होता है, डायरेक्ट गलत लिखा, समझ गए। कौन डायरेक्ट गलत लगा, अभी लिखे होते यही ना, तो समझ में आता, तब नहीं बता पाते। तो वहाँ देख के हम शब्द जितना लिख रहे हैं उसको देखो, समझ गए। तो ये अवहट्ट आया। अवहट्ट के बाद आया कौन सा, तब हिंदी का विकास हुआ। अवहट्ट के बाद तब कौन आया, हिंदी। और हिंदी को 3 कालखंड में बांट के पढ़ेंगे। कितने कालखंडों में, 3। एक का नाम रहा प्राचीन हिंदी, कौन सा, प्राचीन। फिर मध्यकालीन, मध्यकालीन। उसके बाद कौन सा, आधुनिक। आधुनिक। तो प्राचीन काल का समय सीमा रहा कितना, 1150 से 1650, 1650 से 1850, 1650 से 1850, और 1850 से अब तक। अब एक चीज आप ध्यान दे लो भैया, ये तीनों डेट आपको मिला होगा। ये 1650 ये आपको मिला होगा, इसको आप पढ़ते होंगे रीतिकाल। जाके देखो तुम्हारे यहाँ जब हिंदी पढ़ना चालू, हाँ 1100 रहेगा ना, हाँ तो 1150 हम जानबूझ के लिख दिए क्योंकि आपकी किताबिया जो है ना, वहाँ जब रीतिकाल देखो जहाँ गद्य लिखा होगा, हिंदी गद्य लिए हो किताब, हिंदी गद्य देखो जरा, वहाँ किताब में लिखा होगा रीतिकाल आदिकाल। लाओ हम दिखा दें, हम इसीलिए लिख दिए कंफ्यूजन आपको ना हो। अब हम पहुँच गए यहाँ आपकी किताब में, अब पहुँचे हैं, देखो मिला, देख लो वहाँ लिखा होगा गद्य के विकास में। देखो यहाँ द्विवेदी युग, पूर्वकालीन युग, ये है देखो भारतेंद्र। अब इसमें ढेर सारा युग बटेगा, इसमें युग आ जाएगा भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नकेनवाद युग, ये सब युग पढ़ेंगे। इसके पहले यहाँ जहाँ वो होगा क्या कहते हैं, काव्य वाला कहाँ है ये, इसमें देखो रीतिकाल, ये सब काल विभाजन दिया होगा, इसमें दिया नहीं है क्या, हाँ इसमें नहीं है, हो गया। आप देखना रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, ये सब दिया होगा, काल का विभाजन होता है, इसमें दिया रहेगा, है ले आओ। समझ गए। अब आपको जो पढ़ना है, देखो मैंने दिखा भी दिया, अब आप क्लियर हो गए होंगे। आपको जो पढ़ना है यही पढ़ना है,
और इसमें आधुनिक काल में भी ढेर सारा पढ़ना है। भारतेंद्र योग, छायावाद योग, प्रगतिवाद योग, प्रयोगवाद योग, ये सब योग पढ़ेंगे हम। तो इसी हिंदी को अब हमको पढ़ना है। अब देखो यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन क्या पूछेगा, हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी अगर पूछे तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। आदि जननी माने दादी माँ, आदि जननी। आदि जननी कौन है? संस्कृत है, आदि जननी संस्कृत। और हिंदी की जननी कौन है? हाँ, हिंदी की जननी है अपभ्रंश। हिंदी की जननी कौन है? अपभ्रंश। ठीक, ये रहा हिंदी का विकास। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भी टूटा तो कितने भाग में टूटा। अभी इसमें भी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं, 17 या 18 बोलियां हैं हिंदी में ना। कितनी उपभाषाएं? 5। बोलियां कितनी? 17 या 18 बोलियां हैं। इन बोलियों को हम इसको अब पढ़ना चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि जननी अगर ये है तो इसके माता के विषय में सब कुछ जान लो। हिंदी की माता कौन है? तो अपभ्रंश के बारे में सब कुछ जान लो। किसी के विषय में जानना हो तो उसके माता के विषय में जान लो। तो इसकी माता यानी जिससे हिंदी का जन्म हुआ है, दादी तो इधर है, दादी से हमको मतलब नहीं। दादी कौन है? संस्कृत। लेकिन अगर हम हिंदी की जननी यानी हिंदी की माता के विषय में सब कुछ जान ले तो पता चल जाएगा कि हिंदी कैसे कैसे विकसित हुआ है। ठीक, हिंदी की जननी कौन है? अपभ्रंश। क्यों? अभी देखो हिंदी इसी से बनेगा। अब हम इसको पढ़ना चालू कर रहे हैं। किसको? अपभ्रंश को। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, इतना एक वीडियो में कर देंगे। 29-30 मिनट का बन गया होगा, नहीं लड़के देखेंगे भी नहीं। अब जो अगला वीडियो होगा उसको हम बनाना चालू करेंगे किसके ऊपर? अपभ्रंश। ठीक, हिंदी की जननी के ऊपर। हिंदी की जननी को अब हम करेंगे। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, जैसा मन करे उतार।